अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ इसे हम इकोलॉजिकल हायरार्की भी कहते हैं। तो कल हमने यहाँ तक फिनिश किया था, वी वर हियर, लैंडस्केप तक हमने क्लियर किया था। इसके बाद आज हम थोड़ा बायोम के बारे में सीखेंगे, देन बायोस्फीयर, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इकोसिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे बायोम को जब हम देखते हैं, व्हाट इज़ ए बायोम, रिमेंबर दिस इज़ एक्चुअली, आपको पता है सबसे बड़ी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज़ बायोस्फीयर। तो दिस बायोम इज़, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ एक्चुअली देन इट इज़ second largest level of ecological organization। ठीक है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसके बाद? बायोस्फीयर के बाद। होता क्या है ये एक्चुअली, देखिए ये एक बहुत ही बड़ा लार्ज होता है, क्या लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसमें याद रखेगा दो चीज़ें होती हैं। एक, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट होता है, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स खास, जो कि बाकी बायोम से मिलता नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक या पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है, या क्लाइमेटिक कंडीशंस आप कह सकते हैं। ठीक है, एंड इतना ही नहीं, इसमें कोई ना कोई डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, डोमिनेंट वेजिटेशन। यहाँ पे आप जब देखते हैं डोमिनेंट वेजिटेशन मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है डोमिनेंट मीन्स जो कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट में होती है, एबंडेंस में होती है, एबंडेंट होते हैं वो प्लांट्स जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं, उनको हम डोमिनेंट प्लांट्स कहते हैं या डोमिनेंट वेजिटेशन कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट क्या होता है, ये कोई ख़ास क्लाइमेट होता है, जो कि एक बायोम का अपना ही क्लाइमेट होता है, जो कि दूसरे बायोम से मिलता जुलता नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे समझिए, सपोज फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एक बायोम, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सपोज दिस इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, आपने और एक सुना होगा जैसे टेम्परेट या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सीधे लिखते हैं ग्रासलैंड बायोम सुना होगा आपने। सपोज दिस इज अ ग्रासलैंड बायोम। ये समझे आराम से कि ये बहुत ही बड़े जोग्राफिकल एरियाज होते हैं। दिस इज अ ह्यूज जोग्राफिकल एरिया जिसमें कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट होता है। ये वो क्लाइमेट होता है जो कि स्पेशली है किसका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का या ग्रासलैंड्स का। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखें, क्लाइमेट में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डिटरमाइन करते हैं, जो हम यूटिलाइज करते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज बायोम्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, कौन सी हम यूज़ करते हैं? दो मेनली यूज़ करते हैं। एक होता है टेम्परेचर एंड सेकंड इज़ प्रेसिपिटेशन। याद रखेगा, आज हम बायोम्स की डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट कंसेप्ट आपके जहन में लाना है कि बायोम होता क्या है। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स अलग से पढ़ने हैं फिर। तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर मेन इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ बायोम। क्या ये ट्रॉपिकल बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, क्या ये ग्रासलैंड है, और कोई बायोम है सपोज टंड्रा है, टैगा है, वो बताऊंगा आगे, लेकिन अभी कंसेप्ट सीखिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन खास होती है, ये ज़्यादा मायने रखते हैं जब भी हम बायोम को डिफाइन करते हैं, किसी बायोम को डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे से। और दूसरा पॉइंट क्या है, कोई ना कोई डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ होगी, सबसे ज़्यादा एबंडेंट वेजिटेशन होगी। जैसे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, याद रखिएगा, सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमारी अर्थ है, दिस इज़ आवर अर्थ, ओके, एंड दिस इज़ इक्वेटर। आपको पता है दिस इज़ द 0 डिग्री
लैटिट्यूड, और आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। यहाँ पे ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, आपको पता है कि यहीं पे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। तो दिस रीजन, ये रीजन जो है, दिस रीजन इज हैविंग दीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। यहाँ बड़े बड़े ट्रीज होंगे, बड़े बड़े ट्रीज, ओके, यहाँ पे फॉरेस्ट्स होंगे जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं। अच्छा, ग्रासलैंड्स डिफरेंट एरियाज पे होते हैं, यहाँ पे भी कुछ ग्रासलैंड्स है, अर्जेंटीना में, अफ्रीका में, डिफरेंट एरियाज में हैं ये ग्रासलैंड्स, ओके। तो यहाँ पे एक समझाने वाली बात यह है कि जब आप ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स देखते हैं, ये इक्वेटर के आसपास हैं, है ना। तो यहाँ पे इक्वेटर के पास ही आपको पता है कि सन रेज जो होती हैं, सन जो होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती हैं, सन की रेज, और ये थ्रू आउट द ईयर, एक तो डायरेक्ट रेज एंड होल ईयर में पड़ती हैं। जितना आप ऊपर जाते हैं, सपोज हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास इंडिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमेशा थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे समर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सन बहुत दूर रहता है, जो कि साउथ में तब जाता है सन, ठीक है, यहाँ की तरफ। तो यहाँ पे हमेशा सन ओवरहेड नहीं होता है, लेकिन इक्वेटर की ओवरहेड हमेशा सन होता है थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे विंटर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा, लाइट कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, लाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगी और कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा साइकिल करेगा, तो साइकिलिंग जितनी होगी, ग्रेन्स जितने गिरेंगे उतनी ज़्यादा वेजिटेशन बनेगी। तो टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर, ये तीनों की अवेलेबिलिटी यहाँ ट्रॉपिक इन दिस इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक खास टाइप का क्लाइमेट होगा, दैट विल बी हॉट एंड प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रेसिपिटेशन आपको पता है क्या होती है, कंडेंसेशन जब भी होती है वाटर वेपर्स की, और वो किसी भी फॉर्म में जब ज़मीन पे गिरते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, चाहे रेन हो, स्नो हो, स्लीट हो, ठीक है। तो ये ऐसी सारी है। यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होगा, हॉट एंड वेट। देखिए, इसमें हमने दो ही कंडीशंस को यूज़ किया है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, जो भी डिफ्रेंसिएशन करने के लिए एक बायोम और दूसरे बायोम में मेन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ हॉट एंड वेट, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट्स होंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, और यहाँ पे कोई ना कोई डोमिनेंट वेजिटेशन होगी। आप मुझे बताएं, यहाँ पे ग्रासेस डोमिनेंट होंगी कि ट्रीज डोमिनेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी यहाँ ज़बरदस्त होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फॉरेस्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट्स, यहाँ कह सकते हैं बड़े बड़े ट्रीज़ जो होते हैं वो डोमिनेंट होंगे यहाँ पे। सो दोनों चीज़ें याद रखेंगे, एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट होता है, जो कि दूसरों कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जो कि ख़ास इसी के लिए है। ये क्लाइमेट बाकी जगहों पे आपको नहीं मिलेगा। इस बायोम के लिए हमेशा ऐसा ही क्लाइमेट होगा। जहाँ भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप देखेंगे, वहाँ हमेशा हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगा। समझ आ रहा है? तो कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे ये ट्रीज़ होंगे, डोमिनेंट वेजिटेशन कौन सी है यहाँ पे, ट्रीज़। अब नेक्स्ट साइड में आप देखेंगे ग्रासलैंड्स चाहे अर्जेंटीना के हों, अफ्रीका के हों, बाकी जगहों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो भी दरमियाना होता है, न ज़्यादा न कम। इसी तरह से आपका रेनफॉल, या आप जनरली कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन भी दरमियाना किस्म की होती है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ का माइल्ड टेम्परेचर एंड माइल्ड रेनफॉल होता है। तो यहाँ माइल्ड टेम्परेचर एंड माइल्ड रेनफॉल या माइल्ड प्रेसिपिटेशन आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे है। तो हो गया क्लाइमेट वाला। अब यहाँ पे कोई ना कोई डोमिनेंट वेजिटेशन होगी। आप मुझे बताएं, यहाँ पे क्या ये सपोर्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज? नहीं, कम ही, क्योंकि यहाँ पे उतनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं हो सकती है, यहाँ उतने सपोर्ट नहीं हो। और भी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, ये खाली लाइट एंड हीट पे नहीं है, बाकी चीज़ भी होते हैं। लेकिन ये भी लाइट एंड जो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ये मेन डिटर्मिनेंट्स है किस टाइप की वेजिटेशन होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्टली कौन से
प्लांट्स अडाप्टेड होते हैं ग्रासेस, तो यहाँ पे ग्रासेस होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डोमिनेंट वेजिटेशन है, डोमिनेंट मीन्स मोस्ट अबंडेंट, तो यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट क्या होंगे, ग्रासेस एंड ग्रासलैंड्स। ऐसे ही काफ़ी सारे बायोम्स हैं, मुझे अभी बायोम्स नहीं पढ़ाने हैं, लेकिन बायोम्स का कंसेप्ट देना था कि दो कंसेप्ट्स होते हैं बायोम्स में। एक तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट होता है वहाँ का, जिसमें प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर को हम मेनली लेते हैं, और दूसरा वहाँ पे कोई ना कोई डोमिनेंट वेजिटेशन होती है, और अक्सर 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 उसी डोमिनेंट वेजिटेशन पे ही उस बायोम को नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट्स हैं, इनको क्या कहते हैं, इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ग्रासलैंड्स, बिकॉज डोमिनेंट वेजिटेशन यहाँ पे क्या है, ग्रासेस है। तो इतना क्लियर हुआ, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट हमारे जहन में आता है कि किसी भी जगह पे क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट जो होता है, बाकी कंडीशंस भी, लेकिन क्लाइमेट मेनली डिटरमाइन करता है कि वहाँ का फ्लोरा एंड वहाँ का फाना क्या होगा, कितना डाइवर्स होगा, किस किस्म के होंगे। क्योंकि फ्लोरा एंड फाना जो होते हैं, फ्लोरा प्लांट्स, ओके, एंड फाना, और कलेक्टिवली फाना किसे कहते हैं हम, एनिमल्स। तो चूंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स, कहीं पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किस लिए है वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ की कंडीशंस में अडाप्टेड है, और कंडीशन में सबसे मेन कंडीशन डिटरमाइन करती है, दैट इज़ क्लाइमेट। एक अहम कंडीशन होती है, किस किस्म का क्लाइमेट कहाँ पे होगा, उसी हिसाब से वहाँ का फ्लोरा एंड फाना होगा। और आप समझ सकते हैं, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्स प्लांट्स मिलते हैं, और यहाँ पे ट्रीज़, यहाँ पे बहुत ट्रीज़ भी होंगे, श्रब्स भी होंगे, ग्रास भी होंगे, सब कुछ होंगे, मगर मोस्टली अबंडेंट ट्रीज़ होंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितने डाइवर्स प्लांट्स होंगे। तो इसी की वजह से यहाँ पे एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। बट डाइवर्सिटी यहाँ पे मेनली किसने डिटरमाइन की, यहाँ के क्लाइमेट ने, यहाँ की क्लाइमेट। जितना आप फिर पोल्स की तरफ जाएंगे, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं रहती, और वहाँ की डाइवर्सिटी वैसी ही कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यही है कि क्लाइमेट ही डिटरमाइन करता है कितनी अबंडेंस, किस किस्म का फ्लोरा है, किस किस्म का फाना है, या कितनी अबंडेंस किसकी है। जैसे पोलर बियर, आपको वो इक्वेटर पे नहीं मिलेगा, समझ आ रहा है, क्योंकि उसकी अडाप्टेशन वहीं पे है। तो इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पे बायोम्स में अलग से पढ़ाऊँगा। आपकी जो श्री राम्स है, उसमें बायोम्स को बस उसने महदूद रखा है कि इस तक कहा कि ये बस टेरेस्ट्रियल होते हैं, नहीं, हम एक्वेटिक बायोम्स भी होते हैं, वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी बायोम्स की तरफ नहीं जाना है, अभी हमें बायोस्फीयर को देखना है। लेकिन एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि हाँ, बस इतना काफ़ी है। मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूंगा, ठीक है, ये आप बताएंगे मुझे, ये बताएंगे इन टर्म्स के दरमियान डिफरेंस, ठीक है, इको रीजन्स। थोड़ा सा आप भी वर्क करेंगे, होमवर्क करेंगे, तो आपकी जो इसके साथ इकोलॉजी के साथ जो आपकी इंटरेक्शन होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। फिर बायो रीजन्स, ओके, एंड इनमें डिफरेंस बताइएगा। बायो, जियोग्राफिकल, आप नेट भी यूज़ कर सकते हो, ओके। मैं चाहता हूँ कि आप, ये आपको समझ आएगा, लेकिन हिंट मैं देता हूँ ताकि आप ये भी समझ जाएं, ओके। तो इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्ची, जो कि टॉप मोस्ट लेवल है इकोलॉजिकल हायरार्ची, जो सबसे ऊपर है, दैट इज़ बायोस्फीयर। क्या है ये बायोस्फीयर? मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर हम देखेंगे, ये एक वो रीजन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टिंग है, अर्थ का वो रीजन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टिंग है। ये कहाँ पे होता है? अगर हम अर्थ की बात करते हैं, क्रस्ट है, फिर ये कोर है, फिर मेंटल है, फिर उसके बाद ये क्रस्ट है। क्रस्ट का जो ऊपर वाला रीजन है, वहाँ पे लाइफ है, ओके। क्रस्ट के ऊपर वाले रीजन में यहाँ पे लाइफ है, क्रस्ट। इसी तरह से यहाँ पे क्रस्ट को हम ऊपर वाले रीजन को, इट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर, अपर लिथोस्फीयर, अपर लिथोस्फीयर में लाइफ है। इसी तरह से जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वी से दे आर कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर के ऊपर वाले रीजन में लाइफ अवेलेबल है, लाइफ एग्जिस्टिंग है। इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर है,
ऊपर ऊपर एटमॉस्फेयर में आपको पता है ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बहुत कम है, तो नीचे नीचे लेवल में ये लाइफ पॉसिबल है। बेसिकली ये जो ट्रांजिशनल रीजन है, जो मैंने ऐसे डायग्रामेटिक आपको दिखाया था, 3 रीजन्स जहाँ पे यूनाइट होते हैं, एक होता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये जहाँ पे यूनाइट होते हैं, दैट जोन इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। लेकिन आप ये समझेंगे शॉर्ट में कि हैबिटेबल स्पेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे भी अर्थ पे है, दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। आप अगर हमारे अर्थ में जब हम देखते हैं, अगर हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दीज आर नॉट हैबिटेबल। यहाँ पे कंडीशंस नहीं है वैसे कि यहाँ पे कोई लाइफ रह सकती है। सो दीज विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। आप अल्टीट्यूडनली आप देखेंगे, आप बड़े माउंटेन पे टॉप पे जाते हैं और टॉप पे आप देखते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम है या बाकी चीज़ें, यहाँ पे सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। सो दिस विल ऑल्सो नॉट कम इन बायोस्फीयर। सो बेसिकली आप इतना याद रखेंगे कि यहाँ वेरी डीप वाटर्स जो होंगे वहाँ पे भी हैबिटेबल नहीं है। सो जहाँ पे भी हैबिटेबल स्पेस है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो बायोस्फीयर कहलाता है। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बस बायोस्फीयर के बारे में इतना ही आप याद रखेंगे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी आर गोइंग टू मूव टू वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एवरीबॉडी, दैट इज़ इकोसिस्टम। ओके, तो अच्छे से समझिएगा ये कंसेप्ट। आपने पढ़ा होगा इधर उधर इकोसिस्टम, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंटली आप पढ़ेंगे इकोसिस्टम। आज इसका कंसेप्ट सीखते हैं। ओके, पहले हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, वरी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं फिर सिलेबस इजीली फिनिश करूँगा। लेकिन पहले आपका टेस्ट बनना चाहिए, आपको इकोलॉजी में उतारना है पहले। यू हैव टू बी मतलब इसके साथ जब आपका टेस्ट मिलेगा फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। इकोसिस्टम यहाँ लिखते हैं, सपोज इसके साथ लिखते हैं, इसके साथ इसके कंपोनेंट्स भी, एंड इट्स कंपोनेंट्स। ओके, बेसिकली आज हम इकोसिस्टम के ही कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इकोसिस्टम जो है इसे हम कभी इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इकोलॉजिकल, मैं आज थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूँ, सिस्टम, और मैंने वाइट पेन भी यूज़ किया, अच्छी सजेशन थी किसी की, थैंक्स। इकोलॉजिकल सिस्टम, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे कि ये टर्म किसने दी है। वहाँ पे या तो ये ऑप्शन होगी, आर्थर टैनस्ले, ये ऑप्शन इन 1935। अगर ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं थी तो वहाँ पे ये ऑप्शन होगी, याद रखिएगा, रॉय कैल्फैम। देते हैं कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी किसी भी एग्ज़ाम में। 1930, बेसिकली क्या कन्फ्यूजन है इसमें, एक्चुअली टर्म इसी ने दी थी, रॉय कैल्फैम ने, लेकिन इसने इस टर्म को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, तो नाम क्रेडिट उसी को गया जिसने इसको एक्सप्लेन किया, ना कि जिसने पहले दी। समझ आ रहा है? तो बुक्स में यही लिखा जाता है, आर्थर टैनस्ले, ए टैनस्ले लिखा जाता है। ही वॉज एक्चुअली एन इंग्लिश बॉटनिस्ट, जो बॉटनिस्ट मीन्स जो प्लांट्स को स्टडी करता है। अब यहाँ पे इकोसिस्टम जो है क्या बेसिकली है, व्हाट इज दिस? देखिए, याद रखिएगा, ये एक सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटिंग, आप साथ साथ में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको भी। सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटिंग, कामा, ओपन सिस्टम, मेड अप ऑफ, ये कंप्रेहेंसिव एक डेफिनेशन में खुद की लिख रहा हूँ, ओके, मेड अप ऑफ बायोटिक community, made up of biotic community
एंड फिजिकल एनवायरनमेंट या एबायोटिक एनवायरनमेंट वेयर, जहाँ पे क्या होता है, वेयर इन interactions occur via energy flow and recycling of matter। यहाँ पे मैं ये सारे डेफिनेशन खुद की लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँ। सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटिंग, फिजिकली डिफाइंड, ना फिजिकली, हाँ विथ फिजिकली डिफाइंड स्पेस, फिजिकली डिफाइंड स्पेस। अब ये सारी चीज़ें आप समझिएगा, इतना ही समझ लिया तो मानो आपने इकोसिस्टम समझ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंड कीजिए। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ, ऐसे ये समझ नहीं आएगा क्या होता है इकोसिस्टम। आपको मैंने बताया था कल कि इकोसिस्टम क्या है। सपोज़ मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक इकोसिस्टम लेता हूँ। सपोज़ ये लैंड पे एक इकोसिस्टम है, जहाँ पे हम देखते हैं बाज़ाब्ता सन है, ठीक है, इसकी सन रेज आ रही हैं। यहाँ पे सपोज़ एक प्लांट है, दिस इज़ अ प्लांट, ओके, प्लांट। इस प्लांट को डियर खाता है और डियर को फिर लाइन कंज्यूम करता है। सिंपल बनाते हैं इसको, ओके, सिंपल तरीके से समझते हैं। और फिर जाके लाइन, डियर हो या प्लांट हो, इनकी जब डेथ होती है, इन पे बैक्टीरिया एंड फंजे एक्ट करते हैं और ये इनको डिकम्पोज करते हैं। बेसिकली जब लाइट प्लांट पे पड़ती है, प्लांट यहाँ सॉइल से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेता है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, वाटर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो इनको यूज़ करके, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको यूज़ करके ये मटेरियल बनाता है, जो खुराक होता है अपने लिए और जो आगे इनको खाएंगे उनके लिए। तो ये मटेरियल फिर आगे जाके यहाँ देखिए आप, डियर की तरफ आ जाता है थ्रू फूड। तो यहाँ से फूड के ज़रिए डियर में मटेरियल आ जाता है, मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, और यही मटेरियल फिर डियर फूड बनता है लाइन का, तो मटेरियल फिर किस में जाता है, लाइन में। तो मटेरियल ट्रांसफ़र होता है ऐसे। लेकिन मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ फूड है ना, फूड, ये एक्चुअली एनर्जी भी कंटेन करता है। तो यहाँ पे एनर्जी भी फ्लो हो रही है और मटेरियल भी आगे आगे चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो गए और यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी यूज़ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्चुअली यूज़ हो गया, प्लांट ने यूज़ किया। तो ये मटेरियल जो है ये आगे चलता है, अब लाइन में पहुंचा। लाइन में पहुंचने के बाद ये और डेयर में भी है। फिर इनकी जब डेथ होती है, बैक्टीरिया और फंगी पे एक्ट करेंगे, इनकी डेड बॉडीज़ पे, और फिर ये वापस ये मटेरियल इसमें रिलीज़ करेंगे, सॉइल में रिलीज़ करेंगे और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। और बची खुची जो एनर्जी होती है वो एयर में रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो भी लास्ट में रिमेनिंग एनर्जी होती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात जो है, यहाँ पे जो एनर्जी है इसका फ्लो हो रहा है, ये आगे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये मटेरियल है ये रिसाइकल हो रहा है, ये रिसाइकल हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हुआ, एटमॉस्फेयर से शुरू हुआ, आगे चल के ये वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो गया, जैसे बीच बीच में भी रिलीज़ होता है। डियर भी रेस्पिरेशन करता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया गया फोटोसिंथेसिस में और इनको यूज़ किया फोटोसिंथेसिस में, है ना, बॉडी मटेरियल बनाने के लिए। फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी जगह आ गया वापस साइकिल की तरह, और ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स बाकी हैं ये बैक्टीरिया और फंजी एक्ट करके वापस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो एनर्जी का फ्लो होता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मटेरियल जो है, मटेरियल का साइक्लिक मैनर में मूवमेंट होता है या रिसाइकलिंग साइक्लिक मूवमेंट होता है। ठीक है, ये
अब यहाँ पे ये समझ आना चाहिए आपको कि इसमें एक फिजिकली डिफाइंड स्पेस होती है। ये मैंने दिखाया, सपोज दिस इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड एट एनी प्लेस, जहाँ पे हम ये इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो इट्स इज़ फिजिकली डिफाइंड स्पेस है इसमें। लेकिन ये एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्या होता है कि ये एक क्लोज्ड सिस्टम नहीं कि इसमें ना ही एनर्जी एंटर होगी और ना ही मटेरियल एंटर होगा। एनर्जी एंड मटेरियल, एनर्जी एंड मटेरियल, ना ही ये एनर्जी एंड मटेरियल बाहर से भी आ सकता है और अंदर से भी बाहर जा सकता है। अगर एनर्जी एंड मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो कि इस इकोसिस्टम के इस इकोसिस्टम के बाहर है, अगर उसके साथ एनर्जी एंड मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है तो फिर ये क्लोज्ड सिस्टम था। लेकिन इन रियलिटी मटेरियल एंड एनर्जी इनका एक्सचेंज होता है, सो दिस इज नॉट ए क्लोज्ड सिस्टम। यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर है, दिस इज एन ओपन सिस्टम, जिसमें क्या है, बायोटिक कम्युनिटी, यहाँ पे डेयर्स की पॉपुलेशन है, लाइन्स की पॉपुलेशन है, प्लांट्स की पॉपुलेशन है, दैट इज बायोटिक कम्युनिटी। एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल फैक्टर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉयल है, एयर है, वाटर है, सब कुछ है, सनलाइट है, हीट है, टेम्परेचर है, सब कुछ है, फिजिकल एनवायरनमेंट। जहाँ पे इंटरेक्शंस हो रही हैं, आप देख सकते हैं एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन हो रही है। देखिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सॉइल से इन्होंने बाकी न्यूट्रिएंट्स लिए, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं सॉइल में वापस ये न्यूट्रिएंट्स डाले गया, कार्बन डाइऑक्साइड डाला गया, यहाँ पे ये डियर वगैरह या लाइन ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल का जो इंट्रैक्शन जो होती है वो एबायोटिक एनवायरनमेंट से भी होती है और बाद में इनके दरमियान भी होती है। आप देख सकते हैं डियर ने प्लांट का फूड खाया, लाइन ने डियर को खाया, तो इनके दरमियान भी ये जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन कैसे होती है, एक तो एनर्जी भी चलती है आगे आगे, अभी देखा एनर्जी फ्लो हो रहा है, और रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल भी होता है। तो ये है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ दिस इकोसिस्टम। लेकिन यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बताया कि ये सेल्फ सस्टेन्ड होता है और सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। ये क्या चीज़ है, सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ रेगुलेटिंग ये क्या होता है, ठीक है। सो अब आप देखेंगे ये कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे सपोज मैं दोबारा यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ, यही फॉर एग्जांपल एक छोटा सा इकोसिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये प्लांट है, प्लांट को डियर कंज्यूम करेगा और डियर को सपोज लाइन कंज्यूम करेगा। ये मैं सिंपल आपके लिए बना रहा हूँ, ओके, इससे इजीली समझ आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए सेल्फ सस्टेन मीन्स आपको पहले ये समझ आना चाहिए कि इसमें अगर सस्टेनेंस, अगर कंटिन्यूसली इस इकोसिस्टम को रखना है तो इसको एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी सोर्स। और आपको पता है इकोसिस्टम को अगर सस्टेन करना है तो एनर्जी सोर्स तो उसका होगा ही अपना, दैट मीन्स इट इज़ सेल्फ सस्टेन। क्योंकि यहाँ पे जब हम सन की बात करते हैं इसमें बाज़ाब्ता एक एनर्जी सोर्स है, कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स। ये नहीं कि एक ज़माने में धूप थी अब आपके ज़माने में धूप नहीं है, बस जब भी एनर्जी सोर्स ख़त्म होगा, इकोसिस्टम फिनिश। सो किसी भी इकोसिस्टम को अगर सस्टेन होना है, होते भी हैं सस्टेन, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स। क्लियर है। नेक्स्ट इज सो इट इज सस्टेन कि कैसे करते हैं खुद को, नेक्स्ट इज ये खुद को रेगुलेट कैसे करते हैं, ये खुद को इकोसिस्टम्स सेल्फ रेगुलेटरी कैसे हैं ये, आपको मैं ऐसे ही एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल से अच्छे से समझ आता है, वैसे नहीं आता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही इकोसिस्टम है, ये प्लांट को डियर कंज्यूम करता है, डियर को लाइन कंज्यूम करता है, सन की एनर्जी आती है, और यहाँ सॉइल में मटेरियल वगैरह है सारा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे भी है ना, सॉइल में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिनको प्लांट यूज़ करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं सन भी है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि जितनी एनर्जी एंड मटेरियल, एनर्जी इनपुट एंड मटेरियल
मटेरियल अवेलेबिलिटी होगी टू स्टार्ट फॉर प्रोड्यूसर्स, ओके, मतलब प्लांट्स के लिए। स्टार्ट तो यहीं से होता है ना, सारे फूड यहीं से स्टार्ट होता है, प्लांट से। तो एनर्जी इनपुट प्लांट्स के लिए और मटेरियल अवेलेबिलिटी जितनी होगी एक इकोसिस्टम की, मतलब सपोज प्लांट्स हैं लेकिन सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो क्या प्लांट कैसे ज़िंदा रहेगा? इसको चाहिए ज़िंदा रहने, तो काफ़ी सारे प्लांट्स के लिए। तो इनका मतलब है दोनों चीज़ें, एनर्जी इनपुट एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी, जितनी ये होगी उतना ही ये इकोसिस्टम ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस इकोसिस्टम पे एक टाइम पे एक इकोसिस्टम है जिसमें 1000 सपोज किलो कैलोरीज एनर्जी पड़ रही है, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं सपोज इसमें प्लांट्स 20 हैं, डियर इसमें 20 हैं, और सपोज इसमें लाइन 10 हैं फॉर एग्जांपल। अब दूसरा एक इकोसिस्टम है जिस पे 1 लाख क्या लिख रहा हूँ, लाख 1 लाख किलो कैलोरी एनर्जी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे यहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल 100 होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डियर भी बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 50, लाइन भी ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल 30। तो ये समझ सकते हैं कि एनर्जी और मटेरियल का अगर इनपुट इंक्रीज होता है तो इसमें जो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। ये डिक्रीज करेंगे तो उसमें इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी यही होता है कि कितना नंबर या मास है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसमें वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको, प्रोडक्टिविटी अच्छे से पढ़ना है। ये एक तरीका है जिस तरीके से ये खुद को रेगुलेट करते हैं, मतलब हर कोई इकोसिस्टम एक बैलेंस में रहने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है, दैट इज थ्रू, ये हो गया एनर्जी एंड मैटर इनपुट के जरिए। दूसरा है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वाया फीडिंग रिलेशनशिप्स। इससे भी कंट्रोल होता है कि इकोसिस्टम खुद को रेगुलेट करता है। सपोज यहाँ पे प्लांट्स हैं, इनको डेयर कंज्यूम करता है, डेयर को लाइन कंज्यूम करता है। सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइन जो है, लाइन की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी फॉर टाइमिंग। अगर लाइन की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो आप मुझे बताइए डेयर की पॉपुलेशन को क्या होगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इनको खाएंगे, प्रेडेशन करते हैं इन पे, तो डेयर की पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। अगर डेयर की पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, आप मुझे बताइए प्लांट्स की पॉपुलेशन को क्या होगा? ये तो इंक्रीज होंगे। फीडिंग रिलेशन मतलब एक दूसरे को खाने से ये खुद को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से भी रेगुलेट करते हैं कि अगर ज़्यादा कहीं पे हो गया तो जब तक वो बराबर नहीं आते अपनी लेवल पे तब तक इस पे एक फोर्स रहता है बैलेंस करने का, वो मैं सिखा रहा हूँ। लाइन ज़्यादा हो गए, डेयर कम हो गए, लेकिन डेयर कम हो गए तो प्लांट्स इंक्रीज होंगे। अब नेक्स्ट साइड से इसे देखते हैं, ज़रा आप मुझे बताएं, अगर डेयर कम होते हैं, मुझे बताएं लाइन इंक्रीज़ हुए थे, तो पहले लाइन इंक्रीज़ हुए थे, फिर उन्होंने डेयर उसको ज़्यादा खाया था, तो डेयर नंबर, अगर डेयर अब कम हो रहे हैं तो आप मुझे बताइए लाइन क्या करेंगे, लाइन क्या खाएंगे? उनको डेयर खाने, लेकिन डेयर कम हो गए तो लाइन अब वापस अपनी लेवल पे आएंगे, ये दोबारा कम हो जाएंगे। और यहाँ से देखते हैं, अगर डेयर कम हो गए तो प्लांट्स का नंबर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है जो बचे कुछ डेयर हैं उनका नंबर अब जल्दी इंक्रीज होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा घास अवेलेबल होगा, प्लांट ज़्यादा अवेलेबल होंगे ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो वापस ये डेयर का नंबर वापस इंक्रीज होगा। जो पहले हुआ था कि लाइन इंक्रीज हो गए थे, डेयर्स को डिक्रीज किया था उन्होंने, लेकिन ये वापस खुद ब खुद इकोसिस्टम रेगुलेट किया थ्रू ट्रॉफिक मैकेनिज्म्स। इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना। तो ये जो है लाइन्स इंक्रीज हुए थे, खुद ब खुद डेयर्स डिक्रीज और डेयर्स को डिक्रीज किया था, लेकिन ये खुद ब खुद
ऐसे ही वापस उस सिचुएशन में आ गए कि लाइन भी अब अपने पुराने नंबर पे आ रहे हैं, पुरानी नंबर पे आ रहे हैं, और डियर भी अब पुराने नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद को खुद ही रेगुलेट करते हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत ही अच्छा निज़ाम है। कोई भी नहीं तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सपोज़ डियर मरते ही नहीं, डियर ज़्यादा होते, घास ख़त्म हो जाता, ठीक है ना, घास ख़त्म हो जाता, फिर डियर वापस कम हो जाएंगे। तो ये हर हिसाब से ट्रॉफिक लेवल्स पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इससे समझ आता है कि हर कोई इकोसिस्टम कोशिश करता है कि वो अंदरूनी एक बैलेंस रखे, इंटरनल बैलेंस रखे। अगर बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आती है उसको अपोज करें, और अपने अंदर जो बैलेंस है, हाँ मुझे 15 लाइन्स हैं, 15 डेयर्स हैं, 15 घास हैं, इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं देनी है, चाहे बाहर से कुछ भी हो जाए। ये जो मेंटेन होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना, बाहर के प्रोट्यूबरेंस या बाहर के डिस्टर्बेंसेस को अवॉइड करके, उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज़ कॉल्ड होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस इसका मतलब है ये जो होते हैं इकोसिस्टम्स, ये होमियोस्टैसिस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट इंटरनल प्रॉपर्टीज, इंटरनल रिकॉर्ड है हसन, हाँ, इंटरनल प्रॉपर्टीज, कांस्टेंट इंटरनल प्रॉपर्टीज, चाहे ट्रैफिक लेवल में देखें कि डियर या कुछ भी, सारी प्रॉपर्टीज अपनी कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, इन स्पाइट ऑफ क्या, इन स्पाइट ऑफ एक्सटर्नल disturbances, okay, disturbances। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, आई नो। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आप हमें बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर हैविंग मोर साउंड होम्योस्टैसिस। नीचे काफ़ी सारे इकोसिस्टम्स दिए जाएंगे, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि होम्योस्टैसिस उस इकोसिस्टम का बेहतर होता है जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, ज़्यादा रेजिस्टेंस और ज़्यादा रेसिलियंस होती है, रेजिस्टेंस मीन्स कि एक इकोसिस्टम है, इसमें अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी काफ़ी सारी, बाहर से डिस्टर्बेंस आएगी, कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्लाइमेटिक चेंज या कुछ भी हो सकती है। ये डिस्टर्बेंस इसको यहाँ पे ये क्या कोशिश करता है कि हाँ मुझे खुद को चेंज नहीं करना इन प्रॉपर्टीज़ को, तो ये एबिलिटी टू नॉट टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। लेकिन एक बार ये चेंज हो गया, फिर दोबारा इसे कोशिश करता है कि मैं दोबारा अपने नंबर पे आ जाऊँ, अपनी लेवल पे आ जाऊँ, इनिशियल लेवल पे एक वापस। तो वापस उस स्टेट में आने को हम क्या कहते हैं, रेसिलियंस। वापस कितनी जल्दी, ठीक है, रेट एंड लेवल कोई इकोसिस्टम आता ही नहीं है अपनी लेवल में बराबर, एंड स्टेट उस अपनी स्टेट में बराबर, तो किस लेवल तक और कितना जल्दी आएंगे वो कहते हैं रेसिलियंस। और जितनी रेजिस्टेंस और रेसिलियंस किसी भी इकोसिस्टम की ज़्यादा होती है, उतना ही जल्दी वो होमोस्टैसिस मेंटेन करता है और ज़्यादा देर तक मेंटेन करता है। समझ आ रहा है। अब ये सवाल पैदा होता है किस इकोसिस्टम की रेजिस्टेंस और रेसिलियंस ज़्यादा होती है। रिमेंबर द मोर कम्प्लेक्स, जितने भी ज़्यादा कम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स होते हैं, मोर कम्प्लेक्स इकोसिस्टम मोर resilience, more complex ecosystem, the more complex is its resistance and resilience and hence homeostasis। आपको मैं यहाँ पे एक सवाल कहता हूँ, सपोज यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, आपको मैं कहूँगा इन दोनों में से बताइए कौन सा इकोसिस्टम
होमोस्टैसिस ज़्यादा बेहतर मेंटेन करेगा। तो आप समझ सकते हैं कौन होगा वो, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप समझेंगे कंसेप्ट तभी बताएंगे। दैट इज़ दिस अबाउट इकोसिस्टम। अब यहाँ पे कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा और भी बताऊंगा, दैट इज़ अबाउट साइज ऑफ इकोसिस्टम। लेकिन पहले टाइम देखते हैं। आई थिंक दिस इज़ एनफ। अब मैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जिसमें एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको अच्छे से कल क्लियर करूँगा। पहले थोड़ा थोड़ा अभी हम पढ़ते हैं। वंस यू गेट इनटू दिस सब्जेक्ट, एक बार आपने इसको पकड़ लिया, फिर मैं ज़्यादा भी पढ़ाऊँगा तो आप बोर नहीं हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक्स अ लॉट।